हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया था। आपको बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस की 3 एप्लीकेशंस है। एक आपके पास करेक्टनेस ऑफ फार्मूला चेक करना, जो लास्ट क्लास में कर लिया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से। उसके अलावा आपके पास है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला एंड करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, है ना। ये 3 मैंने आपको बताया था, सॉरी, करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ ए फार्मूला और कन्वर्जन ऑफ ए यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ये 3 एप्लीकेशन बताई थी, जिनमें से करेक्टनेस ऑफ फार्मूला कर लिया था। उनमें कुछ क्वेश्चन भी दिए गए थे आपसे, आपको बोला गया था कि अगर कुछ डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है तो वो अभी कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में डायमेंशनल एनालिसिस की, दैट इज डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस मतलब कि डायमेंशंस की हेल्प लेके, जो आपने डायमेंशनल फार्मूला वगैरह लिखना सीखा है उसकी हेल्प लेके करना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके के रहेंगे। फार्मूला की जो फॉर्म होती है, देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज़ पे किया गया, आपको ये पता चल जाता है कि ये चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे किसी बॉडी का नीचे फोल्ड करना, अर्थ के उसके ऊपर जो अर्थ पुल लगा रही है उस पर डिपेंड करता है, मतलब कि अर्थ की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ना। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है पता चल गया, पर ग्रेविटी की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड है, इन्वर्सली डिपेंड है, या अंडर रूट पे डिपेंड करता है, स्केयर पे डिपेंड करता है, ये सब हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके के रहेंगे। एक एक्सपेरिमेंट किया गया पेंडुलम वाला। एक पेंडुलम है, पेंडुलम क्या होता है आपके पास, जैसे घड़ी के नीचे पेंडुलम होता है ना, कुछ घड़ियों में ऐसा नीचे टिक 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 चलता रहता है, वैसे ही आपके पास पेंडुलम बना सकते हैं हम। एक धागा लीजिए, धागे से नीचे थोड़ा सा मास लटका दीजिएगा, ठीक है। उसको बोब बोलते हैं, बोब, ठीक है। बोब का कुछ मास होगा m, इसको कहीं फिक्स जगह से लटका दिया और इसको इधर ले जाके छोड़ देंगे, तो ये ऐसा ओसिलेट करता है। एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, अपने टाइम को। एक बार अपने ओसिलेशन को रिपीट करने में जितना टाइम लेता है ये, उसको इसका टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इन्होंने इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया डिफरेंट चेंजेस करके, जैसे रस्सी की लेंथ बढ़ा ली या कम कर ली, ये जो बोब था इसका मास बढ़ा दिया या कम कर लिया, ठीक है। तो या ग्रेविटी की वैल्यू चेंज करके देख ली, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेसेस पे ले जाके ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो इन्होंने पाया कि इसका जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड कर सकता है मास ऑफ द बोब पर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, पर किस हिसाब से डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 पावर पे, 2 पावर पे, 3 पावर पे, कितने पे डिपेंड करता है ये नहीं पता, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला डिराइव करना है इस टाइम पीरियड के लिए कि इन चीज़ों पे ये किस तरीके से डिराइव कर रहा होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, पहले जो भी दे रखा है टाइम पीरियड डिपेंड करता है, तो टाइम पीरियड को लिख लो। इन्होंने टाइम पीरियड को स्मॉल टी से बोला है तो वो लिख लिया। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है मतलब कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती तो उसको वैसा प्रोपोर्शनल में लिखा जाता है। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, ऐसा पढ़ा जाता है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन। अब इन्होंने जो दे रखा वो लिख लो। इन्होंने बोला एक तो मास पे डिपेंड करता है जिसको स्मॉल एम से लिखा है, एक लेंथ पे डिपेंड करता है उस स्ट्रिंग की, उसको स्मॉल एल से लिखा है, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिपेंड करता है, उसको जी से लिखा, ठीक है। पर हमको ये नहीं पता कि इसकी डायरेक्टली इनकी 1 पावर पे डिपेंड है, 2 पावर पे, माइनस पावर पे, कितनी पावर पे। तो हम मान लेते हैं कि मास की तो a पावर पे डिपेंड करता है, मतलब मास में इसकी डायमेंशन है a, लेंथ पे b और ग्रेविटी पे c, कुछ भी x y z आप अपनी मर्जी से मान सकते हैं। फिर आगे क्या करेंगे आप, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वल लगाएंगे। अगर आप तो इक्वल लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आप कुछ भी मान सकते हैं। सपोज करो k मान लिया, k क्या है आपके पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आपका डायमेंशन लेस भी हो सकता है और डायमेंशन वाला भी हो सकता है। आपको बताया था कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन नहीं होती, जैसे आपके पास प्योर नंबर 1 2 3 4 गिनतियों में से कुछ आ गया, ठीक है। और आपके पास जैसे स्पीड ऑफ लाइट थी, डायमेंशन लेस थी आपके पास, सॉरी डायमेंशन वाली थी। स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट थी पर उसके पास डायमेंशन थी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट था पर उसके पास डायमेंशन थी। तो जो ये कांस्टेंट है ये किसी भी तरीके का हो सकता है। यही इसकी लिमिट उसमें जाएगा, लिमिटेशंस में जाएगा कि ये कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। अगर कांस्टेंट आपके पास डायमेंशन लेस आ गया तो फॉर्मूला गलत बनेगा, डायमेंशन वाला आ गया तो फॉर्मूला गलत बनेगा। तो ये कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, तो ये इसकी लिमिटेशन बनेगी आगे जाके, ठीक है। तो देखते हैं फिर आगे, इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, मास की पावर a, लेंथ की पावर b, g की पावर c। तो आपको यहाँ पे स्टेप सीखने हैं।
एक ही क्वेश्चन आ गया ना आपको तो फिर सारे ही आ जाएंगे, बस आपको फिर डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए सबके, इसलिए बोला था कि डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे से करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इतना आ गया तो आपको एक चीज़ पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, वही इक्वेशन ठीक है जिसमें लेफ्ट की डायमेंशन और राइट की डायमेंशन, वही इक्वेशन ठीक हो सकती है जिसमें लेफ्ट और राइट की डायमेंशंस बराबर होंगी। अगर वे बराबर नहीं है तो फॉर्मूला डेफिनेटली गलत होगा। तो आप यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि क्या बोलता है आपके पास डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू राइट साइड। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड में टाइम लिखा है तो टाइम की डायमेंशन खाली टी होगी। कांस्टेंट को अभी हमको डायमेंशन लेके नहीं चल रहे, कांस्टेंट को ऐसे ही रख लेते हैं। तो आपके पास मास है, मास की डायमेंशन खाली एम होती है और इसकी पावर ए भी है। आपके पास नेक्स्ट क्या है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन एल होती है, इसकी पावर कितनी है बी। और आपके बाद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन में जाएंगे तो वो होती है आपके पास एल टी माइनस टू, इसकी पावर सी। तो आपको ये डायमेंशन फॉर्मूले आने चाहिए लिखने। अब इसको क्या कर लेते हैं कि एक को एज इट इज़ रहने दीजिएगा, इनको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एल एल वालों को इकट्ठा कर लो, टी टी वालों को, एम एम वालों को इकट्ठा। तो एम और कहीं पे नहीं है, एम को एज इट इज़ लिखा, एम की पावर ए भी थी तो एम की पावर ए लिख लिया। फिर आता है एल, एल को लिखा, एल की पावर इधर बी है और इधर सी है और बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, तो एल की पावर टोटल कितनी बनी बी प्लस सी। टी की बात करें तो टी और कहीं नहीं है, यहाँ पर है बस, टी की पावर माइनस टू सी। ठीक है, ये आपके पास आ गई राइट साइड और ये थी आपके पास लेफ्ट साइड। यहाँ पे टी की पावर कितनी है 1। अगर और भी दिखाना चाहूँ तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, m0 l0 t1, वहाँ पर भी लिख सकते हैं वो आप सभी। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि लेफ्ट की डायमेंशन और राइट की डायमेंशन बराबर है, तो यहाँ पे जो मास की पावर लिखी होगी और जो यहाँ मास की पावर लिखी होगी बराबर होनी चाहिए लेंथ की, तभी तो बराबर आएगा सारा फॉर्मूला। एल की जो पावर इधर है, एल की पावर जो इधर है वो भी बराबर होनी चाहिए, टी की पावर जो इधर है, टी की पावर जो इधर है वो भी बराबर होनी चाहिए, तभी आपके पास आंसर बनेगा, है ना। तो वही चलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है लेफ्ट की डायमेंशन राइट की डायमेंशन बराबर, तो बराबर करो। एम की पावर उधर ए है, इधर 0 है, तो ए किसके बराबर आ गया 0 के। एल की पावर इधर बी प्लस सी है और इस साइड 0 है, तो बी प्लस सी इजिकल टू 0 आ गया। टी की पावर माइनस 2c है और इधर आपके पास 1 है, यहाँ से c निकल के आया माइनस का 1/2 और इसको इस इक्वेशन में रख देंगे तो b माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो b कितना आया आपके पास प्लस का 1/2। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, इसको इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपके पास यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, t आपके पास क्या बनेगा k टाइम्स m की पावर a, m की पावर a 0, मतलब मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं कर रहा पेंडुलम का। फिर आता है आपके पास लेंथ, लेंथ की पावर कितनी है b, b कितना है हाफ, तो लेंथ की पावर हाफ और ग्रेविटी की वैल्यू माइनस हाफ, c की वैल्यू, तो t इजिकल टू k टाइम्स, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट l/g, अंडर रूट l/g। ये आपके पास पेंडुलम का टाइम पीरियड है। ये लेंथ पे तो डिपेंड करता है, स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा दी तो आपके पास टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है किस जगह पे अर्थ की ग्रेविटी कितनी है या किस प्लेनेट पे आप ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो ग्रेविटी की वैल्यू पर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओके। फिर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो उस पर नीचे जो वजन लटकाएंगे आप वो ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, ये टाइम उतना ही लेगा। ठीक है, ज़्यादा मास कर दिया चाहे कम मास कर दिया, ये वो एक एक्सट्रीम पे जाके वापस आने में टाइम उतना ही लेगा अगर लेंथ और ग्रेविटी की वैल्यू सेम था। इसमें जो k है, एक्चुअली में जो k है ये कांस्टेंट बाद में 1/2 पाई निकल के आता है अंडर रूट l/g। ठीक है, वो बात 2 पाई अंडर रूट l/g। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ गया, इस तरीके का होता है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर, और सारी आपको एक अगर समझ में आ गया तो आप सारे कर सकते हैं। इसको उतार लीजिएगा, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको वैसे बता देता हूँ कि क्या दे रखा है स्टेटमेंट में। इन्होंने बोला कि एक स्ट्रिंग की वाइब्रेशंस, स्ट्रिंग की वाइब्रेशन कैसे, भाई वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, स्ट्रिंग को 2 एंड से स्ट्रेच कर दिया, जैसे गिटार के अंदर होता है, 2 एंड से स्ट्रेच कर दिया और ऐसा आपने एक जगह से, जैसे एक जगह से थोड़ा सा पुश करके छोड़ दिया उसको ऊपर या नीचे, तो वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है ना। ठीक है, तो उस वाइब्रेशन की बात करी जा रही है इधर। तो जो स्ट्रिंग जो वाइब्रेट करती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू,
ये डिपेंड करती है, न्यू डिपेंड्स ऑन, इन्होंने दे रखा है किस किस चीज़ पर ये डिपेंड करती है, आपको फॉर्मूला डिराइव करना है फ्रीक्वेंसी का। ये डिराइव करता है, ये डिपेंड करता है आपके पास लेंथ एल पर, उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है उस पर। ये क्या फ्रीक्वेंसी किसकी है, स्ट्रिंग की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा इन्होंने बोला टेंशन इन द स्ट्रिंग टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन कैपिटल टी से डिनोट होता है। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है वो एक तरीके का फोर्स ही होता है, ठीक है। जितनी टाइट स्ट्रिंग होगी उतनी ज़्यादा उसमें टेंशन होगी, जितनी ढीली होगी उतनी ही कम टेंशन होगी। तो टेंशन एक तरीके का फोर्स है, ध्यान रखना। तो इसकी जो डायमेंशन आएगी टेंशन की वो फोर्स वाली ही आने वाली है, ठीक है। फोर्स की जो डायमेंशन है और टेंशन की जो डायमेंशन है सेम है, क्योंकि ये भी एक तरीके का फोर्स ही है। लेंथ पर डिपेंड करता है, टेंशन पर डिपेंड करता है, और ध्यान देना इधर बोला गया है मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है, मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर कई बार गलती कर जाते हैं, इसको ध्यान देना। इसको स्मॉल एम लिखा हुआ है तो खाली आप एम को मास की डायमेंशन लेके नहीं चलना, इसको पढ़िए मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कि जो ये स्मॉल एम लिखा है ये मास डिवाइडेड बाई लेंथ ये लिखा हुआ है, तो इसकी डायमेंशन एम बाई एल के हिसाब से लिखनी है आपने, खाली मास वाली नहीं लिख देनी है, ठीक है। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। तो करते हैं सॉल्यूशन पिछले वाले स्टेप्स की तरह। फ्रीक्वेंसी जो है न्यू से डिनोट करते हैं, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन किस किस पे, लेंथ पे डिपेंड करता है, टेंशन पे डिपेंड करता है, टी इज़ द टेंशन हेयर, और मास पर डिपेंड करता है, मास पर यूनिट लेंथ पर। फिर आप क्या करते थे, इनकी पावर ए बी और सी ले लेते थे, या एक्स वाई जेड जो भी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, तो कोई भी कॉन्स्टेंट आप लगा सकते हैं, और इन चीज़ों पर ये आपके पास डिपेंड करता है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। फिर आप दोनों साइड की डायमेंशंस लिखेंगे। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पूरी होती हैं। तो अगर आपको याद है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t के बराबर, ये टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ठीक है। तो टाइम 1/t, तो इसकी डायमेंशन t को ऊपर लेके जाएंगे तो -t की पावर m0 L0 और t की पावर -1, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, t की पावर -1, ठीक है। इक्वल टू k का पता नहीं हमको, लेंथ को l से डिनोट करते हैं और इसकी पावर a। जो ये टेंशन है ये एक फोर्स ही है, फोर्स की डायमेंशन mlt-2, इसकी पावर b, और ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ मतलब कि m/l और इसकी पावर c, ठीक है। तो इसको इधर से करते हैं हम, एक बार एक ही ब्रैकेट में सबको ले लेते हैं। मास को एक ब्रैकेट में अगर लें इस साइड, तो इधर एक बार मास इधर आ रहा है, एक बार मास इधर आ रहा है। इधर मास की पावर b है, इधर मास की पावर c है, और बेस सेम तो पावर ऐड, दोनों प्लस की पावर है तो जुड़ जाएंगी, मास आ गया। लेंथ की बात करें तो लेंथ यहाँ पे पावर a है, यहाँ पे पावर b है, बेस सेम तो पावर ऐड, यहाँ पे -c है। l को ऊपर ले जाइए, l को ऊपर लेके जाएंगे तो आप l की पावर -1 बनेगी ना, और फिर होल पावर c भी, तो यहाँ पे -c लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम की बात अगर करें तो टाइम की बात करें तो आपके पास टाइम है, बस एक ही जगह आया हुआ है -2b यहाँ, ठीक है। फिर आप बोलेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेफ्ट की डायमेंशन और राइट की डायमेंशन आपके पास बराबर होंगी। तो मतलब कि जितनी l की पावर इधर है उतनी l की पावर उधर होगी, जितनी m की पावर इधर है उतनी उधर होगी, t की पावर बराबर कर दीजिए सब कुछ, ठीक है। तो बराबर कर रहे हैं, बराबर करने में m की पावर इधर b + c है, लेफ्ट साइड में 0 है, उधर a + b - c आपके पास l की पावर है, इधर कितनी है 0, और लास्ट में आपके पास -2b है, और इधर कितनी है -1, यहाँ से b आ गया आपके पास 1/2 के बराबर। b 1/2 आ गया, तो इस इक्वेशन से 1/2 + c = 0, c आ गया आपके पास -1/2, b आ गया, c आ गया, तो इस इक्वेशन से a आ जाएगा आपके पास a + b की वैल्यू है 1/2, c की वैल्यू है आपके पास -1/2, एक माइनस यहाँ पे, तो +1/2 = 0, तो a आ गया आपके पास -1। इन सब को आप इक्वेशन 1 में ले जाके रखेंगे। इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, इसमें ले जाके रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी एक बार देख लेता हूँ, यहाँ तक का दिख रहा है नहीं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो आप फ्रीक्वेंसी आपके पास बराबर आएगी k टाइम्स l की पावर a था -1 के बराबर, तो l की पावर होगी -1। टेंशन t, टेंशन की पावर आपके पास b आपके पास है +½ और फिर आपके पास मास पर यूनिट लेंथ की पावर है -1/2। तो यहाँ से आपके पास फ्रीक्वेंसी जो बनेगी
इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एल को नीचे ले जाओ, ये √T/m, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। के की अपनी वैल्यू होती है, वो प्रैक्टिकल से निकल के आती है। तो कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है ये फॉर्मूला आपको, ये इसकी लिमिट, ठीक है, लिमिटेशन है। तो इस तरीके से हर एक में यही स्टेप लगेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मतलब कि आगे आने वाले चैप्टर से हैं, जैसे विस्कोसिटी वगैरह, ठीक है, वाटर के फ्लो की बात हो रही होगी, रेनॉल्ड्स नंबर की बात हो रही होगी। तो इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी आपको जिनका अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो वो आने वाले चैप्टर्स में आपको उसका फॉर्मूला पता चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है उसमें, क्योंकि फॉर्मूले अभी इतने ज़्यादा आते नहीं हैं। तो जो मेन से क्वेश्चन है, या आप फॉर्मूला एक बार देख लेना कि भाई इसका फॉर्मूला ये बनता है। तो जो टेबल है ना, बुक में टेबल दे रखी है, सबकी डायमेंशंस दे रखी है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। तो जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जाएंगे तो आपको सबके फॉर्मूले याद होते जाएंगे, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोलता है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है और उसमें कोई आई करंट जा रहा है। तो इसके अंदर जो कुछ टी टाइम के लिए आई करंट दिया, तो वो बोलता है कि इसके अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होएगी, जो हीट प्रोड्यूस होएगी एच, ये डिपेंड करता है, जूल हीटिंग लॉ पढ़ा ना हमने, वही फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है करंट पर, जो करंट फ्लो कर रहा है आई, ये डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पे, मतलब कि आर पे, और ये डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए करंट को दिया गया है टी पर। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो डिराइव द फॉर्मूला फॉर द हीट प्रोड्यूस। तो आप इसको होमवर्क में ले लीजिएगा, आपको लिए ये होमवर्क में क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क में करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। फॉर्मूला ये आपको पता है, H=I²RT निकल के आएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर लेना आ रहा है या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है आपको कि आपके पास क्वेश्चन 4 देते हैं, जैसे कि मान लो एक स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम कुछ ऐसा। ये आपके पास एक स्प्रिंग है और इससे एक मास m लगा रखा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं। आप स्प्रिंग को या तो कंप्रेस करते हो या खींच देते हो। स्प्रिंग यहाँ से फिक्स है, स्प्रिंग को ऐसा खींचा तो उस मास को पकड़ के ऐसा खींचा और छोड़ देते हैं, तो ये ऐसा ऐसा इस तरीके से वाइब्रेट करता है, ओसिलेट करता है आपके पास, है ना। तो ये भी कुछ टाइम लेता है आपके पास ओसिलेशन का, खुद आगे जाएगा फिर वापस आएगा। तो एक बार एक ओसिलेशन पूरी करने में जो टाइम लगा उसको इसका टाइम पीरियड बोलेंगे। तो इन्होंने बोला है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम है जो इसका टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है टी, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब, जो भी ये मास है इसका मास पे ये डिपेंड करता है आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट पर, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट को के से डिनोट किया है इन्होंने, के से। और अभी आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में नहीं पता है, पर आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका पता चल जाता है। तो मैं फॉर्मूला भी आपको बता रहा हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक दो फैक्टर और दे सकते हैं, ये अगर जानना चाहिए तो उनकी वैल्यू 0 आ जाएगी अगर वो उन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो फिलहाल इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है, मास पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। तो आपको इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो करते हैं डिराइव। टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पर, मास पर इसकी पावर a मान ली, और आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट k पर इसकी पावर b मान ली। क्योंकि बार ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आएगा। अब की बार k नहीं ले सकते क्योंकि k पहले ही ले लिया है। तो और कुछ भी x y z, मान लो x ले लिया, m की पावर a, k की पावर b, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। डायमेंशंस लिखेंगे तो इधर आपके पास m0 l0 t1 है, और इधर x का पता नहीं, मास आपके पास m रखता है, और जो k है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की होती है mlt-2 पर यूनिट लेंथ, मतलब नीचे l लगेगा। दैट विल बी इक्वल टू, एक ब्रैकेट में लो तो ये m की पावर a प्लस b, l से l कैंसिल हो गया तो l तो 0 ही बचा आपके पास, t की पावर -2 b पर डिपेंड कर रहा है। फिर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे और लेफ्ट की डायमेंशन और राइट की डायमेंशन बराबर करेंगे। तो m की तो बराबर आई ये, l की तो बची ही नहीं, और -2b = 1,
बी इक्वल टू माइनस का 1/2, इसमें रखेंगे तो ए आ जाएगा प्लस का 1/2। और ये आपके पास जो टाइम पीरियड है इसको अगर इसमें रखूँगा तो डिपेंड करता है x टाइम्स m की पावर a है प्लस 1/2 और k की पावर माइनस 1/2। तो टाइम पीरियड जो है x टाइम √m/k इस पर डिपेंड करता है। ये जो x है फिर से 2 पाई के बराबर हो जाएगा, तो ये x सोल्व होके 2 पाई के बराबर आता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो ये मास पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे इस तरीके से आपके पास डिपेंड करता है। ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मूलेज आप डिराइव कर सकते हैं जो भी आपको दे दिया जाए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर मोमेंटम जिसको P से डिनोट किया गया है, एरिया जिसको A से और टाइम T को, इनको अगर फंडामेंटल मान लेते हैं, मास लेंथ और टाइम फंडामेंटल है और जो भी बाकी 4 बच गई आपके पास करंट, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, उनके अलावा अगर इनको फंडामेंटल मान लिया गया होता तो एनर्जी का फॉर्मूला इनके टर्म में क्या बनता ये पूछा गया है। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता ये पूछा गया है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं इसी मेथड से। तो अब की बार बस आप क्या करेंगे कि एनर्जी जो है मान लो सपोज करो डिपेंड करती है इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। तीन में से एक आपके पास मोमेंटम, एक आपके पास है एरिया और एक आपके पास है टाइम। ठीक है, पता नहीं कितनी पावर पे डिपेंड करेगा इनकी पे, तो आप इसकी पावर A मान लेंगे, इसकी पावर B मान लेंगे, इसकी पावर C। एनर्जी डिपेंड्स ऑन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट सपोज करो K आ गया। मोमेंटम की पावर A, एरिया की पावर B और टाइम की पावर C। इसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, आप इधर की डायमेंशन लिखेंगे, उधर की डायमेंशन लिखेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो एनर्जी की डायमेंशन होती थी आपके पास ml² T-2, एनर्जी वर्क डन के बराबर होती थी, जो वर्क की यूनिट है वही आपके पास इसकी यूनिट है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से आप निकाल सकते हैं के एज इट इज़। आपके पास जो मोमेंटम है वो आपको पता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसकी बनेगी mlt-1 इसकी पावर A। एरिया है ये होता है L² इसकी पावर B और टाइम ये तो खाली T होता है इसकी पावर C। और फिर आप बोलेंगे कि भाई लेफ्ट की डायमेंशन, पहले इनको एक उसमें कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू के m आपके पास इधर और कहीं नहीं है तो m की पावर A होगी, L की पावर बनेगी आपके पास A + 2B और T की पावर बनेगी -A + C के बराबर। लेफ्ट और राइट की डायमेंशन आप बराबर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो A तो आपके पास इधर क्या लिखा हुआ है m1L² T-2। तो A तो आपके पास कंपेयर करने से 1 के बराबर आ गया, A + 2B कंपेयर करोगे तो 2 के बराबर आ गया और माइनस का A + C बराबर करेंगे तो -2 के बराबर आ गया। A की वैल्यू इन दोनों में रखेंगे तो A की वैल्यू आपके पास 1 रखेंगे तो आपके पास जो था C वो कितना आ जाएगा -2 + 1 दैट इज़ -1। C -1 आ गया, हो गया, A आ गया, C आ गया, B और निकालना है तो इसमें A की वैल्यू रखेंगे तो 1 + 2B = 2, 2B = 1, B = 1/2 आ गया आपके पास। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट कांस्टेंट, एनर्जी इक्वल टू दैट कांस्टेंट्स टाइम। मोमेंटम की पावर A की वैल्यू निकल के आई थी 1, एरिया की पावर है आपके पास B की पावर है 1/2 और टाइम की पावर है आपके पास C मतलब कि T की पावर -1। तो ये आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला बनता बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में। तो इस टाइप में कुछ भी दे देंगे वो आपको निकालने के लिए। ठीक है, मेथड वही है आपके पास सोल्व करने का, इजी सा क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको उतार लीजिएगा। होमवर्क में देने के बाद फिर हम इसको और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अगर अभी आपको ज़्यादा फॉर्मूलाइज नहीं पता है और अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला भी बता दूँ तो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपने समझा ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वे क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ, जब जैसे ही आप चैप्टर करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे तो आपको ये यूज़ करने भी आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये आपके पास केपलर्स लॉ के ऊपर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में है, आपको टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट जो रिवॉल्व करता है, सैटेलाइट, k/r√r³/g। तो क्वेश्चन सुनिए क्या है। एक प्लेनेट, एक सैटेलाइट है जो किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सपोज करो अर्थ है, अर्थ की रेडियस है R, जो ये R लिखा है, ये अर्थ की रेडियस है। अर्थ का मास है, उस प्लेनेट का मास है M, यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा। तो एक प्लेनेट है, कैपिटल मास M का और कैपिटल रेडियस R का। एक सैटेलाइट है
एक सैटेलाइट है वो जो इसके चारों तरफ ऐसा रिवॉल्व कर रही है। सैटेलाइट की जो ऑर्बिट की रेडियस है वो आपके पास स्मॉल आर है, ठीक है, ये जो स्मॉल आर दिख रहा है, और जी इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उस प्लेनेट की। तो इन्होंने बोला है कि जो आपके पास टाइम पीरियड का स्केयर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस आर क्यूब की, जो स्मॉल आर क्यूब है ये दे रखा है, इट इज़ गिवन। इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो टाइम पीरियड है उसका स्केयर इस चीज़ पे तो डिपेंड करता ही करता है, ठीक है, करता है। तो फिर आगे बोला कि इन्होंने ये तो हमको पता है, पर आप मेरे को ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दो कि टाइम पीरियड ग्रेविटी पे इस तरीके से डिपेंड करता है, इस रेडियस पे इस तरीके से, और आर पे तो इस तरीके से, ठीक है। तो आपने यूजिंग दिस ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, ये आपके पास होमवर्क में क्वेश्चन है। अगर नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व कर दूंगा आपके पास, ठीक है। इजी सा है, यहाँ से टी का एक बार आर पे निकाल लेना और फिर वही मेथड फॉलो करना जो अभी तक करते आ रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, इसको आज ही कवर कर लेना, फिर आगे चलेंगे। ऑल राइट, थैंक यू।